जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो, मज़े में हो, पढ़ाई कर रहे हो? कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण शुरू किया था और आज हमें उससे आगे बढ़ना है। कल मैंने बताया था कि कैसे आप किसी भी समीकरण को पहचानोगे कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ऐसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। और द्विघात समीकरण पता करने के लिए कभी कभी हमें क्या करना होता है कि उस समीकरण को हल करना पड़ता है, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था। और ये जो चैप्टर है ना द्विघात समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हल करने के लिए हमें द्विघात समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि देखो यहाँ पे तुमको 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये सब क्या है? क्वेश्चन है। इसको अगर हमें हल करना होगा तो हमें द्विघात समीकरण का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आज हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। आज हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को की जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट दिख रहा है, इसको हमें गणितीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। गणितीय रूप से मतलब क्या? जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसके स्टेटमेंट को इस तरह से हमें जो है सो व्यक्त करना है। ठीक है। तो यही हमें आज सीखना है। ठीक है। तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपने पिछली क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो सीखा ही होगा, स्टेटमेंट बनाना सीखा ही होगा। ठीक है। अगर नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है। तो सबसे पहला देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है। जब मैं 1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो क्रम में आगत। क्रम में आगत मतलब क्या हुआ? क्रम से आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रमागत। जैसे कि देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 4 5, ये क्या है? ये सारे के सारे नंबर क्रमागत कहलाएंगे। ठीक है। क्या कहलाएंगे? ये क्रमागत। अब ये कह रहा है कि उनका जो गुणनफल होगा, किसका? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल होगा वो 306 होगा। और इस स्थिति को हमें द्विघात समीकरण के रूप में अभी लिखना है। अभी हमें वो नंबर नहीं ज्ञात करना है कि कौन से 2 नंबर है जिसको गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा, वो भी क्रमागत होना चाहिए। अभी हमें सिर्फ लिखना सीखना है। ठीक है। अब देखो क्या है ना कि हमें तो पता ही नहीं कि नंबर कौन सा है। तो ऐसे कंडीशन में मैथ्स में बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि भैया कुछ नहीं पता हो तो एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्रमागत है, तो दूसरी संख्या 1 जोड़ने पे मिलेगी। जैसे कि देखो, अगर मान के चलो कि हमें 1 2 3 4 5 के बारे में सोचना है तो ये सारी संख्या क्रमागत है। 1 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 2 आ रही है गिनती के आधार पर। लेकिन अगर हमें इसे मैथमेटिकली फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे? 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। अगर 3 लाना होगा तो क्या करेंगे? 2 में 1 जोड़ेंगे। मतलब क्या हुआ? पहले वाले संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें मान लेना है कि भैया वो संख्या क्या है। तो मान के चलो अगर पहली संख्या हमारी x होगी तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी, है कि नहीं? क्रमागत का यही मतलब होता है। ठीक है। तो मान लीजिए, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक x है और x + 1 है। ठीक है। क्या है? x और x + 1 है। अब ये तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया, मान लिया। अब ये क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि जो दोनों का गुणनफल होगा वो 306 होगा, है ना। अब आ जाओ प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया? दोनों का गुणनफल। कौन सा दोनों? ये जो संख्या आपने मानी है और ये जो मानी है, दोनों क्रमागत है कि नहीं है? तो इसका जो गुणनफल होगा x × x + 1 वो आपका 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 306। ये हमारा स्टेटमेंट था। बस यहीं पे हमें इसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। ठीक है। आप चाहो तो इसको हल करके यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, लेकिन हमें इसके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। क्या करना है? हमें इसके आगे नहीं बढ़ना है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है? एक द्विघात समीकरण है। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाओगे तो क्या होगा? अभी थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं। x × x + x × 1 बराबर में 306। अब ये क्या हो जाएगा? x² + x, इस 306 को इधर ले आओ, -306 बराबर में 0। अब देखो तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0 के रूप का है या नहीं है? तो उसी के रूप का है ये ऊपर वाला। तो यही हमारा क्या हो गया? अभिष्ट द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है।
क्या हुआ हमारा, ये द्विघात समीकरण हुआ। ठीक है, अतः यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यही हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण, अतः यही हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिख रहा होगा, लाइट कट गई है, कोई बात नहीं। चलो इसको नोट कर लो, एक बार चेक कर लेने दो दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, चलो चलो दिख रहा है। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उतार लो। पहला क्वेश्चन डन, दूसरा क्वेश्चन खुद से बना के देखो, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो भैया हम में से मिला लेना। क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब आयत की बात हो रही है और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, और क्या दिया हुआ है, कहता है भूखंड की जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई की दुगुनी से एक ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई 5 गुने 2 प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा। मतलब क्या है, लंबाई जो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है, x है। तो यहाँ पे लिख दो, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मीटर। आप बोलोगे सर मीटर काहे माने हो, मीटर क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, भूखंड की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, कह रहा है ये कि जो हमारा चौड़ाई है उसके दुगुने से 1 ज़्यादा। तो ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। और अब जानते हो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। क्या होता है, आयत, प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो भूखंड का क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 528 मीटर स्क्वायर हो गया। और भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भूखंड हमारा आयताकार है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x गुने 2x प्लस 1 बराबर में 528। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लो। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं, कर लो, ब्रेक करो इसको। तो ये x गुने 2x हो जाएगा प्लस x गुने 1 बराबर में 528, गुना करो इसको 2x स्क्वायर प्लस x गुने 1x और माइनस 528 है ना। 528 का पक्षांतर कर लिया, मतलब इसको इधर ले आए हैं। तो ये हमारा कुल मिला के कितना हो गया, आई मीन कि यही जो तुम देख रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आ गया कि नहीं है। तो यही हमारा क्या है, अभीष्ट समीकरण है। अतः यही हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट है उसे हम कैसे द्विघात समीकरण में बदलेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। अब हमें बढ़ना है तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा एक बार पढ़ने पर, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ा करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है, रोहन की माँ की उम्र, ठीक है, रोहन की उम्र से 26 वर्ष ज़्यादा है, मतलब अधिक है। तो सबसे पहले ये समझो, अगर रोहन की उम्र अगर 20 साल होगी तो उसकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा, 20 प्लस 26 46 साल हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि हमें तो रोहन की उम्र ही नहीं पता है। अब ऐसे कंडीशन में मैथ सब कुछ आसान बनाता है, सीधे मान लेना है x। तो यहाँ पे पहले मान लो, माना कि
रोहन की उम्र बराबर x वर्ष, मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब अगला स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट होगा रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी इसके अनुसार। रोहन की माँ की उम्र, बोला गया कि जितना रोहन का उम्र होगा उससे 26 साल ज़्यादा होगा, तो भैया रोहन का उम्र x साल है, x में अगर 26 जोड़ दोगे तो यह उसकी माँ का उम्र निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल 360 है। अब इस बात को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। अब एक चीज़ समझो, अगर ये 3 वर्ष बाद की मतलब उम्र की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद की उम्र की, तो स्वाभाविक है कि भाई दोनों का उम्र बढ़ेगा, है ना, माँ का भी उम्र बढ़ेगा और बेटा का भी उम्र बढ़ेगा। ऐसा थोड़े ना कि एक का बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि अब हमें बारी बारी से दोनों की उम्र में बढ़ोतरी करनी है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसकी उम्र, रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन की उम्र, इसका भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो रोहन का उम्र तो x है, x में 3 जोड़ने का मतलब x + 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रोहन का उम्र। और रोहन की माँ का उम्र, रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, उसकी उम्र में भी बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पे कितना है, x + 26 बराबर, मतलब कि +3 करेंगे इसमें, तो ये x + 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 29 हो जाएगा। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये x + 3 और x + 29, ये दोनों का 3 वर्ष के बाद का उम्र है। और यही प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद की उम्र का जो गुणनफल है ना, वो 360 हो जाएगा, है ना। फिर से प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका यह कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, कि 3 वर्ष के बाद की आयु का जो गुणनफल है, मतलब x + 3 गुने x + 29, ये कुल मिलाकर के 360 के बराबर है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये आपको नहीं आता होगा, आता ही होगा हल करना। नहीं आता है तो चलो मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ। क्या करोगे, बारी बारी से इसको गुना करो, x गुने x + 29, ठीक है। फिर इस 3 से इसको गुना कर लो, x + 29 बराबर में 360। थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, इसको इससे गुना कर लो, x² + 29x + 3x + 30 × 90 = 87, 87 बराबर में 360, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पे क्या तुमको दिख रहा है, ये x² अकेला दिख रहा है, प्लस 29 और 3 32x हो जाएगा। अब इसमें से 360 में से 360 इधर आएगा और 87 प्लस है, दोनों घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273। तो ये कितना हो जाएगा, पहले लिख ही देते हैं, +70 और ये -360 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये इस दोनों को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 273 बराबर में x² + 32x - 273 बराबर में 0। और ये जो आप देख रहे हो, ये आपका ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। मतलब क्या हुआ कि द्विघात समीकरण का यही रूप होता है ना। तो अतः यही हमारा क्या है, अतः यही हमारा अभिष्ट, अभिष्ट मतलब क्या, जिसकी ज़रूरत है, ये अतः यही हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार देख लो इसको अपने